एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद एलिमिनेशन रिएक्शन के अगले टॉपिक से, जिसका नाम है E1 ऑफ आरओएच। वैसे मैं ये कल डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा था मैं। बेसिकली इसकी बात करें तो दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फटाफट से एक बार और मैकेनिज्म देख लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, RCH2OH CH3। यहां हम रखते हैं या तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर आप रख सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड S3। ये दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, कल भी हमने एक बात डिस्कस की थी। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि ऑक्सीजन का, बेसिकली अल्कोहल नहीं, ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होता है ना। OH2 प्लस बनने के बाद ये तुरंत निकल जाएगा बाहर। ठीक, तुरंत बाहर निकलने के बाद ये बना लेगा RCH2, CH2 नहीं है CH2, ठीक है, CH2 नहीं CH3 यहां आ जाएगा प्लस का चार्ज, और यही इस रिएक्शन का क्या होता है, स्लोप या फिर RDS। काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, तो ठीक है, आप लोगों को याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहां से चलते हैं हम लोग स्लो RDS के बाद। अब क्या होगा? तो जो ये H प्लस आया होगा वो कहां से आया होगा? बेसिकली इसको आप ऐसा लिख सकते हो, CH2H, इस तरीके से। तो जो ये H प्लस आया होगा वो आया होगा H2SO4 में से, तो ये बना होगा HSO4 माइनस। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। H2SO4 ने क्या करा, अपना H प्लस लूज कर दिया, उस H प्लस से प्रोटोनेशन हुआ और फिर प्रोटोनेशन के बाद निकल गया। तो ये वाला पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए। ओके, चलो, तो यहां पर HSO4 माइनस आएगा, यहां से इसको एलिमिनेट कर देगा और क्या बन जाएगा हमारे पास? बन जाएगा RCH, ये कन्वर्ट हो जाएगा साथ ही साथ में कहा पाई बॉन्ड के अंदर। ठीक, ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH, तो ये एल्कीन बन गया। ओके, एक मिनट स्टूडेंट्स में जरा बोर्ड की विजिबिलिटी देख लो। ठीक, तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, जो कि हमारा बनाने का मकसद भी था। एलिमिनेशन हो गया, और एलिमिनेशन किससे होगा? एलिमिनेशन, तो अब इधर पॉइंट्स लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, या फिर यहां प्रोडक्ट की जगह देखो मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय सेट्जेफ रूल। जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो किससे बनता है? हमारे सेट्जेफ रूल से बनता है। चलो, अगला आता है हमारे पास पॉइंट, जो यहां पर मैकेनिज्म तो लिखा हुआ है, छोड़ो इसकी बात छोड़ो। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन, अगर मैं यहां पर RCH2OH CHOH CH3 ये लेता हूं, इसकी रिएक्शन कराता हूं कॉन्सेंट्रेटेड HI से, और सेम बंदे की अगर मैं रिएक्शन कराता हूं किससे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो दोनों में बड़ा फर्क है ना, आपको पता होगा, दोनों में बड़ा फर्क है। यहां पर चली जाती है कौन सी रिएक्शन? SN1, और जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है RCHI। ठीक है, और रीअरेंजमेंट के बाद का सीन अपन देखेंगे, और CH3। जबकि यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है, देखो पैरेलल चला, यहां आ जाएगा E1, और क्या बनता है? R
CH डबल बॉन्ड CH2। तो इधर ऐसा क्या हुआ कि SN1 हुई, जबकि यहां पर ऐसा क्या हुआ कि E1 हुई। समझो, अगर मैं यहां पर न्यूक्लियोफाइल की बात करता हूं, इन केस ऑफ HI, तो जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है, I माइनस। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ओके, बट अगर मैं बात करता हूं किसकी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की, डाइल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड की, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां गया, अभी लिखा था, ये रहा। तो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, HSO4 माइनस है, जो कि क्या है, एक वीक या फिर पुअर न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हो। ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए ये क्या फेवर करता है, इसीलिए फेवर करता है ये ये फेवर करता है E1, जबकि ऊपर वाला फेवर करता है, हाँ ऊपर वाला फेवर करता है SN1। दोनों में फर्क इतना सा। चलो, तो ये हो गया हमारे पास E1 कंप्लीट। ठीक, E1 हमारे पास हो चुका है कंप्लीट। चलो आगे देखते हैं, अब आते हैं हमारे पास, आगे आते हैं हमारे पास अगली रिएक्शन, दैट इज E2 रिएक्शन। अब कौन सी आती है, E2 रिएक्शन। तो कुछ पॉइंट्स हैं, E2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगी, ये सबसे पहली चीज बाय मॉलिक्यूलर, ये होगी आपके पास बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बायोमॉलिक्यूलर मतलब रेट में दो आपके पास मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो यानी कि भाई SN2 वाला चक्कर चल रहा है भाई पूरी तरीके से, है ना, कंसीडर कर सकते हो कि ये सीन SN2 जैसे ही है। तो क्या हो रहा होगा यहाँ पर होगा आपके पास RCHX CH3। यहाँ पर हम लगते हैं बेस की जगह इस बार रखेंगे, लिख रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, क्या रखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, B माइनस टाइप का। ओके, यहां क्या रखेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस रखेंगे, B माइनस टाइप का। तो होता क्या है, ऊपर लिखा, ऊपर ठीक है, ऊपर, ये ऊपर है और ये नीचे, मतलब दोनों अपोजिट साइड से जाने ही फेवर करेंगे। तो ये क्या करता है, ये यहां से इसको लेके जाता है, इसको कन्वर्ट करता है पाई में, और आपका X वाला ग्रुप बाहर निकल जाता है। सिंपल। अब आप समझ गए होंगे क्या हुआ होगा, यहाँ पर यही क्या है, इसका रेट लॉ है, या सॉरी यही इसका क्या है, स्लो स्टेप है। थोड़ा सा यही इस रिएक्शन का क्या है, स्लो स्टेप है, या फिर बोल सकते हो आप RDS। समझ आती है बात, यही इसका स्लो स्टेप है या फिर RDS है। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो वो भी बना लेते हैं, कैसा दिखेगा, तो RCH2, कुछ बॉन्ड बन रहे हैं और कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं। तो बनने वाला बॉन्ड तो ये रहा, ठीक है, बनने वाला बॉन्ड तो ये रहा, ओके, और जो टूटने वाले बॉन्ड है वो ये रहा। ठीक, बेस हाइड्रोजन लेके क्या है, तो इधर आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा आपका H, और यहां पर आपका बेस है, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, और जो हमारा X है वो बाहर निकल रहा है। बात कर लेते हैं चार्जेस की। चार्जेस देखो क्या क्या डेवलप हो रहे होंगे, इस पे माइनस था बेस के ऊपर में, माइनस का क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पे आने लग जाएगा डेल्टा प्लस, यहां आने लग जाएगा आपका डेल्टा माइनस, इस पे आ जाएगा डेल्टा माइनस, और यहां आ जाएगा आपका डेल्टा। ठीक है, माइनस चार्ज ज्यादा होनी चाहिए ओवरऑल, क्यों, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है ना, नेगेटिव ओवरऑल चार्ज नेगेटिव होना है। तो क्या बन जाएगा, फाइनल अपन देखते हैं क्या बनेगा। ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो इसको जरूर आप हमेशा ध्यान रखो, ट्रांजिशन स्टेट को हमेशा डब्बे में डाल दो। ये ट्रांजिशन स्टेट है, और फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा आपको RCH डबल बॉन्ड CH2
प्लस बी एच प्लस एक्स हो रहा होगा, एक्स माइनस किसी ना किसी चीज से स्टेबलाइज हो ही रहा होगा। तो ये हमारे पास क्या होती है, E2 रिएक्शन। बायोमोलिकुलर क्यों है वो भी देख लो। अगर बात करते हो इसके रेट लॉ की, तो रेट लॉ आ जाएगा K इनटू किस किस का कंसंट्रेशन, एक तो बेस का कंसंट्रेशन और एक आपका अल्काइल हैलाइड बोल दो, सबस्ट्रेट बोल दो, बात एक ही। अभी फिलहाल अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक। E2 हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डी हाइड्रो नहीं सॉरी डी हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, डी, एक मिनट कंफ्यूज हो गया थोड़ा, डी हाइड्रो, सॉरी पहले से ही था। यहां पर आपको मिलता है देखने को, इसको बोलते हैं डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, क्योंकि ये होती है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। आरडीएस में 2 था तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है आरडीएस के अंदर। फटाफट से कॉपी करो, पढ़ते हैं आगे। चलो ट्रांजिशन स्टेट के बारे में एक पॉइंट लिख देता हूं। ये क्या है, ये है आपके पास एंटी पेरी प्लेन। वापस से सुन लो, ये है एंटी पेरी प्लेनर। एंटी पेरी प्लेनर का मतलब क्या है देखना, जो एक्स है और जो हाइड्रोजन है, अगर आप कॉन्फर्मेशन बनाओगे तो दोनों कहां से निकलेंगे, अपोजिट साइड से। मतलब बेसिक सी बात है, जब आप कॉन्फर्मेशन बनाते हो तो कॉन्फर्मेशन में जो एक्स है और जो हाइड्रोजन है वो कहाँ होने चाहिए, हाँ अपोजिट साइड में होने चाहिए। इतना ध्यान रखना, कॉन्फर्मेशन के केस में एक्स और हाइड्रोजन दोनों कहाँ होने चाहिए, अपोजिट साइड में। एंटी पेरिप्लेनर का मतलब क्या है, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम, टोटल आपके जो 5 एटम्स हैं, टोटल आपके जो 5 एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। तो चलो हम लोग बढ़े जाते हैं फिर आगे, इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। तो इसी से रिगार्डिंग हमारे पास कुछ पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, 2 तो लिख ही दिए, ठीक। ट्रांजिशन स्टेट form is anti-periplanar. Transition state is anti-periplanar, ठीक है। कॉन्फर्मेशन है ना, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, एंटी पेरिप्लेनर है एंड 5 atoms lie in same plane, ठीक है। 5 एटम्स हम किसमें लाई करते हैं, सेम प्लेन में। कंडीशंस की बात करते हो तो कंडीशन आ जाती है आपके पास, देखो एलिमिनेशन है तो टेम्परेचर तो हाई होगा ही सर, चाहे कोई सा भी एलिमिनेशन हो, ठीक है। एलिमिनेशन कोई सा भी हो, टेम्परेचर तो हाई होगा ही सर। इसके अलावा जो कंडीशन है, जो सबसे पहली, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग बेस।
अब स्ट्रॉन्ग बेस से हम लोग क्या क्या समझते हैं वो देखो। कैटेगरी अपने पास, अगर मैं लेता हूं R माइनस, फिर उससे आ जाता है आपका NH2 माइनस, फिर आ जाता है आपका कौन OR माइनस इथॉक्साइड आयन, फिर आ जाता है आपका OH माइनस। तो सबसे वीक है आपका OH माइनस और सबसे स्ट्रॉन्ग है R माइनस। R माइनस बोले तो हाँ ये पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड है, या फिर आप बोल सकते हो कहीं से भी आए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से ही आ सकती है ये चीज। इसके अलावा अगर मेरे को कंपेयर करना हो इसके लिए, किसके लिए, OR के लिए, तो OR में हमारे पास कैटेगरी आती है, जो सबसे पहला आता है दैट इज योर MEO माइनस, फिर आता है ETO माइनस, ओके ETO माइनस, उसके बाद आता होगा आपका हाँ आइसोप्रोपाइल, नहीं तो आइसोप्रोपाइल नहीं, आइसोप्रोपोक्साइड है ना, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, CH3 C CH3 CH और O माइनस, ये कुछ इस तरीके का है। और जो आखिरी है वो यहाँ पर आ जाता है, कल भी मैंने बताया था टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, वो ऐसा दिखता है CH3 C CH3 CH3 और O। ठीक, अब देखो जैसे जैसे ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं इनकी वजह से क्या बढ़ता जा रहा है, प्लस आई का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं बात करता हूं बेसिक स्ट्रेंथ की, तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, ऑर्डर आ जाता है कुछ इस तरीके का, ये आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अगर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो जस्ट इसका अपोजिट ऑर्डर होगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हिंडर्ड कम होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस से जस्ट उसका अपोजिट नेचर होता है। सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस ये है और सबसे कम वो है। ये किसी भी कंडीशन में रख दो एलिमिनेशन ही करेगा, एक्सेप्ट अगर आप इसको इससे रिएक्ट करा रहे हो CH3X, एक्सेप्ट अगर आप इसको इससे रिएक्ट करा रहे हो तब एलिमिनेशन नहीं कर पाएगा, तब सब्स्टिट्यूशन ही देगा। रीजन समझ जाओ, क्योंकि यहां पर आपके पास H अल्फा हाइड्रोजन का है जिसको आप निकालोगे, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है। यहां पर भी अपन एक पॉइंट और लिख सकते हैं, यही लिख दो, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय सेट्जेफ रूल से बनता है। एक पॉइंट यहां पर भी लिख सकते हैं, अगर मुझे बात करनी हो रेट ऑफ अल्काइल हैलाइड की, ठीक है, इस रिएक्शन की अगर मैं रेट लेता हूं अल्काइल हैलाइड के अकॉर्डिंग, तो देखना क्या आएगी, 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, दिस इज योर अल्काइल हैलाइड। जबकि अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपको याद आ रहा हो तो जो SN2 थी, अगर मैं इसको E2 को कंपेयर करता हूं SN2 से, तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए था, पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन इसकी जस्ट अपोजिट थी, वहां पर 1 डिग्री वाला सबसे तेज देगा, क्यों, क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर काम करता था। तो यहाँ पर ये जो चेंज, इसको जरूर ध्यान रख लेना, कॉपी करो इसको, चलते हैं हम लोग आगे। है ना, इस पोजीशंस को क्या कहते हैं, इधर से डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस हटा दो, वैसे एस्ट्रोजन की जरूरत नहीं, ठीक है, इधर से हटा दो, और इस पोजीशन को कहते हैं अल्फा और इसको कहते हैं बीटा, ठीक है, ये भी आप मेंशन कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब आगे।
चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कुछ और पॉइंट्स लिख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। तो जो हमारी E2 रिएक्शन होती है, E2 रिएक्शन, पहला पॉइंट है E2 रिएक्शन इज रीजियो सेलेक्टिव। जो E2 रिएक्शन होती है हमारी क्या होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव होती है, सॉरी रीजियो सेलेक्टिव होती है। इसके अलावा जो हमारी E2 रिएक्शन है वो क्या होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव भी होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव भी होती है एंड स्टीरियो स्पेसिफिक भी होती है। अभी हम इन्हें हर एक टर्म का मतलब समझते हैं। ध्यान रखना E2 रिएक्शन जो होती है वो रीजियो सेलेक्टिव होती है, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक भी होती है। क्या कहना चाह रहा हूं समझो। पहले रीजियो सेलेक्टिव का टर्म का मतलब क्या है, रीजियो सेलेक्टिव का मतलब क्या है। रीजियो सेलेक्टिव का मतलब होता है आपके पास when two or more structural isomers are found in uneven amount, जब आपके दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलते हैं और वो भी कैसे, अनइवन अमाउंट में। तो ये तो हो गई रीजियो सेलेक्टिव। अब बात करते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव की। स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होता है, व्हेन टू और, नहीं तो टू और मोर की जगह आप लिख दो स्टीरियोमर्स बनता है एक्चुअली। when stereomeric products are formed in uneven, जब आपके स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, स्टीरियोमेरिक प्रोडक्ट्स बनते हैं अनइवन अमाउंट में। इसके अलावा जो लास्ट है वो भी देख लो, स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है वो समझते हैं भाई। देखो स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है when one of the reactants होगा, when one stereo isomer of reactant takes part in reaction but the other does not, तो उसको अपन स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अपन लिखना चाहें तो यहाँ पर सेलेक्टिविटी लिखी हुई है, तो लिख सकते हैं सेलेक्टिविटी is more related to products, और जो हमारी सेलेक्टिविटी के अलावा स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिसिटी is more related to reactants। हाँ, तो हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको कॉपी करो फिर समझते हैं।
चलो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, अब अपन समझते हैं पॉइंट्स का मतलब। बेसिकली आप लोग कर भी चुके। देखो डबल बॉन्ड बन रहा है, पहले इसको समझते हैं। रिजियो सेलेक्टिव, तो अपन को पता है एलिमिनेशन के केस में एक हॉफमैन बनता है और एक सेटजर बनता है ना। जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो सेटजर से बनता है और जो माइनर प्रोडक्ट होता है वो हॉफमैन से बनता है। क्लियर है इतना पॉइंट? तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई, अब इसके एग्जांपल से बता देता हूं, कॉपी करने की जरूरत नहीं, एग्जांपल बस समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं। चलो देखो, जैसा आपने इधर एलिमिनेशन कराया, लेट्स सपोज करो हमारे पास एग्जांपल CH3 CHCl CH2 CH3। इधर कंडीशन क्या रखते हैं, मैंने बताया था कल अल्कोहलिक जैसा कुछ होता है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ अल्कोहलिक KOH। आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है या फिर आपको ऐसा हुआ लिखा हुआ मिल सकता है MeO माइनस और साथ में रख देंगे MEOH। ये पता है ये कैसे बना होगा MEO माइनस, हाँ बेस रखा होगा अल्कोहलिक मीडियम के अंदर, KOH को रखा होगा किसमें, MeOH में। KOH को रखते हैं MEOH में, तो ये बन जाएगा। तो इससे भी क्या होती है, एलिमिनेशन ही फेवर होती है। ठीक, यहाँ पर ले लिया हमने ये, और उसके बाद क्या होने वाला है, या तो यहाँ से उठ सकता है या यहाँ से। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा समझते हैं। तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके अलावा जो प्लस करके बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा आपके पास, है ना। ये वाले दो प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब इसका अगर मैं नाम देखूं तो ये ब्यूटा 1,2,3 डाइनिन, अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, और इधर करोगे 1 2 3। तो अगर इसका नाम लेते डाइन है, सॉरी है, तो ये आ जाएगा आपका ब्यूटूइन, सॉरी ब्यूटूइन। ये क्या है, ब्यूटूइन है, जबकि ये क्या है, ब्यूटवनीन है। आइसोमर्स है ना। और ये कौन सा वाला आइसोमर्स है, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन वेरी कर रही है ना। क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन वेरी कर रही है, तो कौन सा आइसोमर्स हो जाएंगे, पोजीशन। कौन से हो जाएंगे, पोजीशन। और पोजीशन को जो उसकी कैटेगरी है वो कौन सी है, स्ट्रक्चरल। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों रिलेटेड है कैसे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से। कैसे रिलेटेड है ये भी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से। ये दोनों रिलेटेड है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से। अब अगर मैं इस डबल बॉन्ड की बात करता हूं, तो अगर इस डबल बॉन्ड की बात करता हूं तो ये स्टीरियो आइसोमर्स शो कर सकता है या फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। पता है, ये डबल बॉन्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। कैसे कर सकता है, अरे डबल बॉन्ड है ना, GI शो कर लेगा ना, सिस ट्रांस क्या शो कर लेगा, GI। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो गया। तो पहले दोनों से, इन दोनों की वजह से तो क्या हुआ, रीजियो सेलेक्टिव। इन दोनों की वजह से क्या हुआ, रीजियो सेलेक्टिव। इस अकेले की वजह से क्या हो गया, स्टीरियो सेलेक्टिव। क्या हो जाएगा, स्टीरियो स्पेसिफिक है, सेलेक्टिव, हाँ स्टीरियो सेलेक्टिव, सॉरी ये स्टीरियो सेलेक्टिव हो गया। और आपस में ये दोनों क्या हो गए, रीजियो सेलेक्टिव। तो ये तो हुई किसकी बात अभी तक, स्टीरियो स्पेसिफिक की और सॉरी स्टीरियो सेलेक्टिव की और रीजियो सेलेक्टिव की। अब बात करते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक की। कैसे वो समझ में आया, देखो ये दोनों रिलेटेड है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, बात समझना, ये दोनों रिलेटेड है स्ट्रक्चरल। और इसमें भी अपने को पता है मेजर ये वाला है और ये माइनर है। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है, when two or more structural isomers are formed in uneven amount। दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं और इनका अमाउंट भी क्या है, अनइवन। एक मेजर है और एक माइनर है, तो अमाउंट क्या है, अनइवन है। अगला क्या है, स्टीरियो सेलेक्टिव when stereomeric products are formed in uneven amount। भाई जब आप इसको बनाओगे तो ये बनाएगा सिस और ट्रांस, दोनों शो कर सकता है ना। ये दोनों शो कर सकता है, सिस और ट्रांस। ये सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म दोनों शो कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, सिस
और ट्रांस में भी एक ज्यादा स्टेबल होगा। कौन? ट्रांस वाला। ट्रांस वाला क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होगा यानी कि इसका अमाउंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना? इसका अमाउंट भी क्या होगा? ओके, पॉइंट क्लियर है? इतना अभी तक समझ में आ गया? तो वो क्या हो गया, उस हिसाब से सिर्फ इसी प्रोडक्ट की बात करूंगा तो ये स्टीरियो सेलेक्टिव हो गया। तो दोनों देखने को मिल गए, रीजियो सेलेक्टिव भी और स्टीरियो सेलेक्टिव भी। आपस में दोनों रीजियो सेलेक्टिव है और ये अकेला सिस ट्रांस की वजह से स्टीरियो सेलेक्टिव। अब आ जाता है स्टीरियो स्पेसिफिक। तो देखो हमारे पास है कि यहाँ लगा दिया ब्रोमीन, यहाँ पर है हाइड्रोजन, ठीक। इसके अलावा हाइड्रोजन यहाँ पर है और सॉरी यहाँ पर है आपका एम। तो अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो E2 मैकेनिज्म से, रिएजेंट भूल जाओ भी, ठीक है, रिएजेंट भूल जाओ। तो देखो जो हमारा लीविंग ग्रुप है, जो हमारा Lg है ना, जो हमारा लीविंग ग्रुप है और जो हमारा हाइड्रोजन है, क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है? क्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है? देखो Br बाहर की तरफ फेस कर रहा है और हाइड्रोजन अंदर की तरफ फेस कर रहा है, तो क्या ये अपोजिट में है? हाँ है। अच्छा, सेम साइड से एलिमिनेशन क्यों नहीं होता? ये भी सोच लेते हैं कि सर सेम साइड से एलिमिनेशन क्यों नहीं होता? सेम साइड से एलिमिनेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो यहाँ पर ब्रोमीन है, अगर इसी तरफ से अगर हाइड्रोजन को निकालने बेस आएगा, लेट्स सपोज करो यहाँ पर ही आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पर ही आपका एक्स है, तो जब बेस निकालने आएगा इसको, तो उसको इसके इलेक्ट्रॉन्स का क्या मिलेगा? रिपल्शन, या फिर इसकी वजह से क्या मिलेगा? रिपल्शन मिलेगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपस में इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन, इसके वाले इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए बेस हमेशा क्या चाहता है? चुपचाप से हम निकाल के देंगे। तो इस केस में रिपल्शन क्या हो जाता है भाई? कम हो जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा क्या कराते हैं? एंटी एलिमिनेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? एंटी एलिमिनेशन। ओके, तो इस केस में एलिमिनेशन पॉसिबल होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन पॉसिबल अपन लिख सकते हैं राइट। अब अगला केस देखो, अगला केस क्या है? यहाँ पर है ब्रोमीन और अगेन यहाँ पर हाइड्रोजन। इस केस में जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड पर है और जो Me है, ठीक, ये अल्फा पोजीशन हो गई आपकी। इसको अपन अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको अपन अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो ये आपकी अल्फा पोजीशन हो गई, आपकी बीटा हो गई। तो देखो बीटा वाले पे जो हाइड्रोजन है और अल्फा वाले पे जो हेलोजन है, दोनों किधर है? सेम साइड पर है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की है, दोनों के दोनों क्या है? सेम साइड पर है। और अगर दोनों सेम साइड पर है तो E2 कराने में आएगी दिक्कत, तो यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। यानी कि E2 अगर मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पर प्रोसीड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों ग्रुप्स हैं निकलने वाले, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। जो दोनों ग्रुप एग्जिट करने वाले हैं इसमें से, इस रिंग में से जो दोनों ग्रुप्स एग्जिट करने वाले, इस मॉलिक्यूल में से दोनों ग्रुप्स जो एग्जिट करने वाले हैं वो क्या है? सेम साइड पर है। कहाँ है? सेम साइड पर है, इसीलिए एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं। कॉपी करो फटाफट से, फिर चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो? नॉट
एंटी पेरी, ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो therefore E2 is स्टीरियो स्पेसिफिक। स्पेसिफिक जो वर्ड होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो रिलेटेड होता है रिएक्टेंट से, और जो सिलेक्टिव वर्ड होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो होता है प्रोडक्ट से। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे अब कुछ है नहीं खास, अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं E2 से रिलेटेड, क्वेश्चंस देख लेते हैं। कॉपी कर लेना। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चंस है, अब तो क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली E2 रिएक्शन के E1 के कोई रिएक्शन के क्वेश्चंस नहीं है। तो आप यहाँ पर रिएजेंट्स देखो किस तरीके से रिएजेंट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Br ETO माइनस और हीट। सेकेंड है हमारे पास आयोडीन, क्योंकि इसमें चेंज है, यहाँ पर सिर्फ यही है सेम रिएजेंट्स के साथ। जो थर्ड है हमारे पास वो आ जाता है Br अल्कोहलिक केओच, और ठीक है अल्कोहलिक केओच लिखा हुआ है तो वैसे हीट की जरूरत नहीं होती, स्पेसिफाइड हो जाता है। फिर आता है हमारे पास पांचवा देख लेते हैं। सेम रिएजेंट आ जाएगा वापस। सेम रिएजेंट, रिएजेंट में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। रिएजेंट लो। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से कॉपी कर लो, तो इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। कर लिया होंगे कॉपी आप लोगों ने क्वेश्चंस। चलो तो सिंपल है, Br ये ना देखो मार्क कर लेकर अच्छा रहेगा, अल्फा और बीटा। बीटा का तो क्या जाना है हाइड्रोजन, मार्क इसलिए कर लेना क्या क्या है ना, आपको हो सकता है हाइड्रोजन मिले ही ना, ठीक है, तो उस केस में एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो डायरेक्ट बन जाएगा क्या CH2 डबल बॉन्ड खत्म। यहाँ पर आयोडीन इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ फिलहाल सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपका हॉफमैन और सेट्ज़र प्रोडक्ट बने ही चलिए, दो बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट बन सकता है। इसीलिए कहते हैं कि E2 रिएक्शन रिजियो और स्टीरियो दोनों सेलेक्टिव, ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है। अब यहाँ देखो यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका
बीटा ये भी है और बीटा ये भी है, क्योंकि देखो अल्फा कार्बन तो यही हो गया ना, जिस पे ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन तो वही कहलाता है। बेसिकली क्या होता है, जिस किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, ऐसा नहीं है यहाँ पर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। समझ आ रही है बात? अल्फा कार्बन वो वाला कार्बन होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप या फिर आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो ये तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसमें भी क्या आ जाएगा, सिस प्लस ट्रांस, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, सिस प्लस ट्रांस, प्लस हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट आएगा वो आएगा हॉफमैन के हिसाब से। तो आप बोल सकते हो दिस इज योर मेजर एंड दिस इज योर, ओके, क्लियर है पॉइंट। चलो यहां पर देखो अल्फा बीटा, तो एक ही प्रोबेबिलिटी बनती है, तो खत्म करो किस्सा। जब एक ही ऑप्शन है तो फिर सोचना ही क्या है, ये डबल सॉरी यानी यहां, ओके, क्योंकि रीअरेंजमेंट का कोई चांस है नहीं तो फिर आपको यही बनाना पड़ेगा। चलो वैसे भी उधर भी बनाओ सब एक जगह सेम है। यहां देखते हैं, तो अगर मैं बात करता हूं पोजीशन की, तो दिस इज योर अल्फा और यहाँ बीटा है। बीटा पे हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, बीटा पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर E2 रिएक्शन नहीं है। पॉइंट क्लियर है? चलो अच्छी बात। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और एक ये हो गया बीटा। दोनों तरफ से प्रोडक्ट बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये GI शो नहीं करेगा, साथ ही साथ में एक प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा, दिस इज योर मेजर एंड दिस इज योर माइनर। मेजर माइनर मैंने कल बताया भी था, अल्फा एच के अकॉर्डिंग होता है ना, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज योर अल्फा, दिस इज अगेन योर बीटा एंड दिस इज अगेन योर बीटा। बन जाएगा एक तो बन जाएगा आपका इस तरीके का, प्लस एक बन जाएगा आपका ये वाला। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर तो सारी पोजीशन एक ही है, तो ये हो जाएगी आपकी बीटा और ये हो जाएगी अल्फा, एक ही आंसर, ठीक, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करने की जरूरत भी नहीं है, तो अल्फा बीटा बन गया, सिंपल है ना। और इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है ना, हाँ ध्यान देना, यहाँ पर भी बीटा, तो इधर भी आप बना सकते हो, मेजर माइनर दोनों। क्लियर है पॉइंट? ठीक, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो जरूर उसको ट्राई करना। क्वेश्चन है आपका फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास C5H11Br, C5H11Br, how many structural isomers are possible? Also find E2 product of isomers। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो बता देता हूँ। आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, इसके आपको निकालने हैं टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या निकालने हैं? टोटल आपको निकालने इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो कि अपने को आता है, कर लोगे। उसके बाद हर एक स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्या निकालना है आपको? E2 का प्रोडक्ट। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर ट्राई करना। थोड़ी सी आइसोमेरिज्म और एलिमिनेशन की आदत पड़ेगी, ठीक, इसको करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।